कर्ज विवाह को 2 वर्ष हो चुके थे। घर, परिवार की जिम्मेदारियों और जीवन की नई रफ्तार में मैं धीरे धीरे ढल चुकी थी। पति नौकरी के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहते और मैं अकेले ही घर संभाल लेती थी। जब मुझे यह सुखद समाचार मिला कि मैं मां बनने वाली हूं, तो घर में हर्ष का वातावरण छा गया। पति और परिवार दोनों मेरे स्वास्थ्य और देखभाल को लेकर विशेष रूप से सजग हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, मातृत्व का एहसास मेरे भीतर गहराता गया। 7वां महीना चल रहा था और मां ने जिद कर ली थी कि अब मुझे मायके राजस्थान आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा, बेटी, अब तुझे अकेले रहना ठीक नहीं, डिलीवरी तक हमारे पास रहना ही सुरक्षित रहेगा। पति भी इस बात से सहमत थे। उन्होंने कहा कि काम के कारण वे साथ नहीं आ सकते, लेकिन स्टेशन तक पहुंचाने की व्यवस्था कर देंगे। निर्धारित दिन आया। पति ने अपने एक दूर के रिश्तेदार को जिम्मेदारी दी कि वह मुझे सामान सहित स्टेशन छोड़ आए। सुबह से ही मन में एक अजीब सी घबराहट थी, पर मैंने खुद को संभाल लिया। गर्भावस्था का बोझ और सफर की अनिश्चितता मन को भारी कर रही थी। हम समय से स्टेशन पहुंच गए। वहां भीड़ उमड़ रही थी। गाड़ियों की घोषणा, यात्रियों का शोरगुल और भागती दौड़ती भीड़, इन सब के बीच में अपने सामान के पास खड़ी थी। ट्रेन रात के 11 बजे की थी, लेकिन देरी से चल रही थी। रिश्तेदार ने घड़ी देखते हुए कहा, भाभी जी, मुझे अब जाना होगा, ट्रेन देर से है, आप यहीं बैठ जाइए, सामान संभाल लीजिएगा। इतना कहकर वह बिना किसी संकोच के चला गया। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर बेंच पर बैठी थी। चारों ओर अनजान चेहरे थे और मैं अकेली। पेट का भार और 2 बड़े सूटकेस मेरे लिए, उन्हें संभालना ही कठिन था। इसी बीच मेरी नजर एक दुबले पतले बुजुर्ग कुली पर पड़ी। उसकी आंखों में थकान तो थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मजबूरी और भूख की परछाई थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, पीठ झुकी हुई और हाथ पांव कांपते हुए वह किसी यात्री का सामान उठाकर गुजर रहा था। मैंने उसे आवाज दी और कहा, बाबा, मेरा सामान आप ट्रेन तक पहुंचा देंगे? उसने मेरी ओर देखा, शायद मेरे हालात समझकर बोला, हां बेटी, पहुंचा दूंगा। कितने रुपए दोगी? मैंने तुरंत कहा, 15 रुपए। वह मुस्कुराया, जैसे यह उसके लिए भी एक सहमति का सौदा हो। अब मैं निश्चिंत होकर बेंच पर बैठ गई। मन ही मन सोचा, ईश्वर ने इस कठिन समय में मदद के लिए किसी को भेज ही दिया। करीब 1.5 घंटे बाद रात के 12:30 बजे ट्रेन के आने की घोषणा हुई। मैं उठकर चारों ओर देखने लगी, पर वह बुजुर्ग कुली कहीं दिखाई नहीं दिया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। सामान और गर्भावस्था दोनों की चिंता थी। क्या करूं? किससे मदद लूं? इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मैं अकेली थी। तभी अचानक दूर से वह कुली भागता हुआ आता दिखाई दिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, माथे पर पसीना और हाथ में एक गीला गमछा। उसने तुरंत मेरे सूटकेस उठाए और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। उसी समय घोषणा हुई कि जिस ट्रेन का इंतजार हो रहा था, वह अब 5वें प्लेटफॉर्म की जगह 9वें प्लेटफॉर्म पर आएगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। 5 से 9 तक का फासला आसान नहीं था, और वह भी रात के समय पुल पार करके। कुली ने सामान कंधे पर रखा और मुझे इशारे से कहा, बेटी, तू चिंता मत कर, चल। हम दोनों पुल की ओर बढ़े। बुजुर्ग कुली हाँफ रहा था, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सीढ़ियां चढ़ते समय उसकी सांस इतनी तेज हो गई थी कि मुझे डर लगा कहीं वह गिर न जाए। मैंने कहा, बाबा, धीरे चलिए, लेकिन उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटी, ट्रेन निकल जाएगी। पुल पार करके हम 9वें प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी थी। कुली ने पूरी ताकत से मेरा सामान खींचा और मुझे स्लीपर कोच तक पहुंचाया। दरवाजा खुला था और यात्री चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। उसी अफरा तफरी में उसने मेरा सारा सामान ट्रेन में चढ़ा दिया। मैं हड़बड़ाकर अपने पर्स से 10 और 5 रुपये निकाले। मैंने सोचा, उसने इतना पसीना बहाया है, मेहनत की है, तो थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने पैसे उसकी हथेली पर रखने चाहे, ट्रेन ने झटका लिया और चल पड़ी। उसकी झुर्रियों भरी हथेली हवा में फैली रही, पर वह पैसे लेने नहीं आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शायद संतोष की, शायद कर्तव्य निभाने की। वह धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा था और मैं खिड़की से उसे देखती रह गई। मैंने हाथ जोड़कर उसे नमस्ते किया। उसने भी हाथ हिलाया, पर उसकी हथेली अब खाली थी। उस क्षण मेरे भीतर एक अजीब सी कसक उठी। उस बुजुर्ग कुली की गरीबी, उसकी मेहनत और उसका निस्वार्थ भाव
मुझे भीतर तक छू गया। मैं सोचने लगी, यहां तो लोग बिना मतलब पैसे ऐंठने का मौका खोजते हैं और यह बूढ़ा अपनी मेहनत की कीमत भी पूरी तरह नहीं ले पाया। यात्रा भर उसका चेहरा मेरे सामने घूमता रहा। अगले दिन मैं अपने मायके पहुंची, फिर बच्चे के जन्म की तैयारी और जीवन की भागदौड़ में सब व्यस्त हो गया। लेकिन उस रात की स्मृति मेरे दिल पर हमेशा के लिए अंकित हो गई। बेटे के जन्म के बाद जब भी मैं स्टेशन से गुजरती, उस बुजुर्ग कुली को खोजने की कोशिश करती। मैंने कई बार वहां जाकर लोगों से पूछा, यहां कोई दुबले पतले सफेद झुर्रियों वाले बाबा कुल्ली काम करते हैं? पर किसी ने कुछ ठोस नहीं बताया। कभी कहा कि शायद वह गांव लौट गए होंगे, कभी कहा कि बीमार रहते हैं, शायद काम छोड़ दिया हो। वक्त बीतता गया, बेटा बड़ा हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ी, पर उस रात का बोझ कभी हल्का नहीं हुआ। अब मैं जब भी किसी मंदिर, अनाथालय या गरीब को दान देती हूं, मेरे मन में वही तस्वीर घूमती है। वह झुर्रियों भरा चेहरा, थकी हुई सांसें और पसीने से भीगी हथेली। लोग कहते हैं कि दान देने से पुण्य मिलता है, पर मुझे लगता है उस बुजुर्ग कुली का जो कर्ज मेरी आत्मा पर है, वह शायद जीवन भर कभी चुकाया नहीं जा सकता। कुछ कर्ज रुपए से नहीं उतरते, हुए आत्मा पर लिखे जाते हैं, और ऐसे कर्ज ही हमें इंसानियत का सही अर्थ समझाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।